Synergy Physics, where efforts meet success. Hello everyone, welcome to lecture 2 on scalars and vectors, right? पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। स्केलर्स एंड वेक्टर्स का फिजिक्स में कहां पे यूज आता है, राइट? और स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंसेस देखे थे। क्या डिफरेंस था? मेजर डिफरेंसेस, स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड भी दिया होगा तो हमारा काम बन जाएगा, राइट? और वेक्टर्स क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साइमल्टेनियसली हमें डायरेक्शनल की भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, राइट? चलो, तो लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने एक चीज कही थी। क्या कही थी? कि अगर दो क्वांटिटीज दी हमें, राइट, लेट्स से कि कोई एक स्केलर है, कोई एक वेक्टर दी हुई है, तो हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अगर हमें लेट्स से कि हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि वेदर दैट क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उन दो क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे, है ना? तो मैंने बोला था कि हम कुछ नोटेशंस पढ़ेंगे। नोटेशंस कैसे? जिनकी हेल्प से हम बता पाए कि जो गिवन क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैंने ऐसा कुछ लिखा था, राइट, कि मेरा फोर्स है और कुछ मास है, राइट? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मास है स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इन दोनों के बीच में कि एक लेट्स से कि मुझे पता ही नहीं है कि फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, बट मैं फिर भी इन दोनों की तरफ देख के अगर बताना चाहूं कि विच वन इज स्केलर एंड विच वन इज वेक्टर, तो मुझे बताना आना चाहिए, राइट? इसीलिए हम पढ़ेंगे पहले नोटेशंस, है ना। नोटेशन क्या चीज के लिए? कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूं, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक फॉर्म है ना। देखो, कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर, तो उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड, लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है हमने, है ना। और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन, राइट? तो जो नोटेशन होना चाहिए वो इन दो चीजों को कवर करने के लिए होना चाहिए, राइट? तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम नोटेशन कैसे करते हैं कि हम बोलते हैं कि लेट्स से कि हमारा अगर फोर्स वेक्टर है तो हम सिर्फ उसको एफ नहीं लिखेंगे जो कि उसका सिंबल है, हम उसके ऊपर कुछ तो ऐसी क्वांटिटी डाल देंगे, राइट? कुछ ऐसा एरो। ये एरो क्या बताता है? ये एरो ये डिनोट करता है कि जो मेरा फोर्स है, राइट, जो मेरा फोर्स है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या तुम फिजिक्स में ऐसी चीज कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। दिस इज रॉन्ग, है ना। व्हाट इज एम? एम इज मास। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते। उसको हमेशा हम ऐसा लिखेंगे। कैसे? एम। इसके साथ कोई एरो नहीं डालेंगे। लेट्स से कि डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी को हमेशा हम ऐसा लिखेंगे। और अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम उसको ऐसा लिखेंगे। दिस इज स्मॉल वी, है ना, कैपिटल वी नहीं है। तो जो भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज है, हम उसके साथ ये वाली चीज नहीं डालेंगे, है ना। जो एरो आता है सिंबल के ऊपर, वो एरो नहीं जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंबल आएगा। सही है? ओके, ये तो हो गया वेक्टर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में हमने क्या बोला कि हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड, राइट? सिंबॉलिक फॉर्म में हम बाद में देखेंगे कि डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सिस, जो एक्स वाई जी एक्सिस होता है ना, वो देखते हैं बाद में। पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं। अगर किसी ने मुझे ऐसा कोई एक वेक्टर दे दिया एफ और पूछा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या एफ का मैग्नीट्यूड कितना? हमने देखा था ना कि लेट्स से कि अगर फोर्स मेरा 5 न्यूटन है, तो हमने क्या बोला था? ये जो 5 चीज होती है, 5, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। इवन यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी। ओके, तो इसके लिए नोटेशन क्या जनरेट हुआ? जब भी हमें ऐसी चीज लिखी हुई मिलेगी, ऐसी, हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मॉड। ये जो चीज होती है ना, मॉड। ओके, दिस इज मॉड। तो जो फोर्स है मेरा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम इससे ऐसे डालेंगे। जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया कि मेरा फोर्स है, ये है 5 न्यूटन ईस्टवर्ड्स। ईस्टवर्ड्स क्या बताता है हमें? ईस्टवर्ड्स बताता है डायरेक्शन, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? जो मेरा फोर्स है, फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन। इजी है,
बस कोई नोटेशन है ना। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोलता है कि मेरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इट इज 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, मतलब मेरी जो वेलोसिटी, कोई लेट्स से व्हीकल की वेलोसिटी दी है, तो हमें बोला गया है कि व्हीकल है कोई, वो 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ जा रही है, तो उस व्हीकल का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। सही है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। सही, कोई अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम सीधा उसको मॉड डाल देंगे। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इजी है ना, जिसके साथ एरो जाएगा दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, जिसके साथ एरो नहीं जाएगा दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। और अगर हमें कोई पूछता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, हम सिंपली उसको मॉड में पुट कर देंगे और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये जो 5 मीटर पर सेकेंड वाली चीज है दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये जो साउथ बता रहा है इट गिव्स द सेंस ऑफ डायरेक्शन, राइट, कि ये 5 मीटर पर सेकेंड कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, डायरेक्शन को हम और डिटेल में देखेंगे जब थोड़े से ग्राफिकल नोटेशंस देखेंगे, है ना, तब डायरेक्शन को देखते हैं। ओके, अभी तो बस ये जान लो कि फोर्स है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है उसके साथ हम एरो डालेंगे। और एक नोटेशन होता है जो इतना पॉपुलर नहीं है, स्पेशली जेई और नीट के केस में तो नहीं आएगा, उसको हम बोल्ड लेटर में लिखते हैं ना। देखो, एक तो ऐसा, या इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड। अब मैं यार ये ऑलरेडी ब्लैक है तो मैं इसको बोल्ड कैसे कर दूं, है ना, मैं ऐसे कर दूं। बोल्ड एफ में कुछ लिखा होगा तो हम बोल देंगे वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन कुछ कुछ किताबें इस नोटेशन को भी फॉलो करती है। अगर बोल्ड लेटर में, है ना, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है और अगर बोल्ड में कुछ लिखा हुआ है दैट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। अब देखते हैं अपन ग्राफिकल नोटेशन क्या होता है। ये तो साइमल्टेनियसली नोट कर लिया करो यार। देखो, तुम्हारे पास वीडियो सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रफ कर रहा हूं तो ये चले जाएगा। यू कैन पॉज द वीडियो एट एनी टाइम और नोट डाउन कर लिया करो, है ना। ओके, तो हमने क्या देखा था, जो हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर, उसको हमने क्या चीज में देखा। देखो, एक तो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए। सही है, एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए। अरे यार लाइट गई है शायद, एक सेकेंड ना। ओके, तो हमने क्या देखा, जो हमारा वेक्टर होना चाहिए उसमें एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन। तो अगर हम कोई वेक्टर को फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। पहले क्या देखा हमने सिंबॉलिक देखा, राइट। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो देखते हैं। देखो, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमें दो चीजें कवर करनी है वेक्टर के बारे में। द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड और सेकेंड वन इज डायरेक्शन। तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हम कोई एरो से, ये हो गया डायरेक्शन, हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, है ना। और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर ऐसा कोई एरो दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो लेंथ है, लेंथ, राइट, इसकी जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देगी, राइट। और एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उस एरो को हम उस वेक्टर की डायरेक्शन मान लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, बट एक बार नोटेशन को देख लो फिर मैं अप्लाई करके बताता हूं, है ना। ओके, इसकी ये पॉइंट को इन्होंने बोला टेल और इसको बोला हेड। देखो यार, हम अगर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दो इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन हम जो भी चीजें स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ेंगे वो हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि हम कोई एक ऐसा एरो ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। इस एरो की जो लेंथ होगी वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए और इस एरो का जो डायरेक्शन होगा वो हम हमारी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन मान लेंगे। मतलब इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन मान लेंगे। और ये बस टर्मिनोलॉजीज है कि इसके जो बॉटम पॉइंट होता है उसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। सही है। एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि किसी ने बोला कि ये लाइन है, राइट, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो कोई एक लड़की
यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ए ओके, मैं पर्सन के नाम लेने के बजाय मैं ए और बी बोल देता हूँ, है ना, ए और बी। ए इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। ये हो गया मेरा वेक्टर ऑफ, कि उसकी वेलोसिटी का वेक्टर हो गया क्या है, 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। अब जो बी है, बी वो इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा लेंथ है, लेंथ वो इसके डबल होना चाहिए, तभी मैं बोल पाऊंगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। सही है? तो समझ में आ रहा है, जो तुम्हें लेंथ का सेंस होगा, लेंथ वो हमें बताएगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और एरो का डायरेक्शन हमें बताता है कि कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अच्छा, अगर यहां पे मैं एक सी पर्सन ऐड कर दूं जो कि 5 मीटर पर सेकंड इधर दौड़ना चाहता है, राइट, ये दो लोग इधर दौड़ रहे हैं, जो सी बंदा है वो इधर दौड़ना चाहता है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बस एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा और बोल दूंगा ये देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है, इसलिए सी इज रनिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, सही है? तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, उसकी जो लेंथ है, लेंथ दैट विल डिनोट एज द मैग्नीट्यूड, एंड जो एरो का डायरेक्शन है वो हमें डायरेक्शन देगा फिजिकल क्वांटिटी का। एक एग्जांपल देख लेते हैं, याद रखना है ना, देखो वेक्टर में हमें बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों चीजों का अगर सेंस समझ में आ जाता है, राइट, अगर इन दोनों चीजों का सेंस समझ में आ जाता है तो चीजें आसान हो जाती है ना, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज आएगा ना, बहुत ज्यादा यूज आएगा। हर एक चैप्टर में हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासीफाई करेंगे। मैकेनिक्स में तो पूरा, अगर वेक्टर का तुम्हें नॉलेज नहीं है तो मैकेनिक्स पूरा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इस चैप्टर को अच्छे से करना, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहा हूं इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, ओके। तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी है ना, चलो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, एक कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, है ना, ये हमें मैग्नीट्यूड दिया गया, ओके, और उसका डायरेक्शन ऐसा बोला गया कि द फोर्स इज एक्टिंग एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोला है, जो मेरा फोर्स है वो लग रहा है 5 न्यूटन का, और वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिया है हमें, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो डायरेक्शन देने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इस सेंस को समझ लो। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहां पे होता है? देखो चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको, है ना, दिस इज माई ईस्ट, दिस इज माई वेस्ट, राइट, साउथ, और ये नॉर्थ। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन कैसे दिया, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब मैं ईस्ट से 45 डिग्री बनाऊंगा नॉर्थ डायरेक्शन में। सी, दिस इज माय 45 डिग्री, ओके, मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री जाऊंगा, ओके, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और ये जो लेंथ है, लेंथ ये कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी 5 न्यूटन, this length should be 5 न्यूटन, ओके। अच्छा, अगर सेम इंफॉर्मेशन ऐसे होती तो, इंफॉर्मेशन ऐसी बदली होती तो 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये कैसे बन जाता, ये बन जाता ऐसे। क्या इस एरो की लेंथ बदलती, क्या नहीं बदलती, राइट, कि फोर्स है वो 5 न्यूटन रह रहा है, बस उस फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन कैसे बदल रहा है अभी, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब हम जाएंगे, ये ऐसे जा रहे थे 45 डिग्री, बाद में ऐसे जाएंगे, राइट, दिस इज 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, सही है। क्या सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि अगर मुझे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ जाना है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, हम कैसे जाएंगे, साउथ से निकलेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, 30 डिग्री पे जाके रुक जाएंगे, राइट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। नोटेशन समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या इसकी और इसकी भी लेंथ सेम होनी चाहिए? हाँ, सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों फोर्सेस 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीनों फोर्सेस की जो एरोज है, राइट, जो एरोज लिए हुए, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, सही है। क्या ग्राफिकली भी हमें समझ में आया? ग्राफिकली क्या चीजें कर रहा था, बस हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, लेंथ से, राइट, और डायरेक्शन कहां से आता है, एरो के हेड से, ठीक है। और वो जो टेल और हेड वाला पार्ट है वो इग्नोर कर देगा तो भी चलेगा, ज्यादा यूज में नहीं आएगा, याद रखना भी कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है, सही है, ओके।
चलो अब देखते हैं हम कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है ना। क्या हमने जो लास्ट लेक्चर में ये देखा था, जो फोर्स वाला एग्जांपल देखा था, है ना, फोर्स वाला एग्जांपल कि जब दो फोर्सेस के बीच का एंगल बदल रहा था तब जो फोर्स नेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था वो भी बदल रहा था। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है ना। फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या चीज का, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लास के पैरेलल नोट्स बनाया करो, है ना। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स दिए है ना, दो वेक्टर्स कैसे, ओके, एक वेक्टर ऐसा दिया है, इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक। कोई एक दूसरा वेक्टर ऐसा दिया है मुझे, ऐसा, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक। अब हमें बोला गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालो। अगर इसको ऐसे रखेंगे ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम इक्विवेलेंटली बोलेंगे। क्या करो, इन दो वेक्टर को इनके टेल से ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन करेंगे, टेल से। ये मेरा ए वेक्टर, राइट, इसके टेल पे इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलना है ना। ये जैसे जैसे मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, यहां पे वेक्टर को ऐसे उठा के यहां पे रख दिया, राइट। अब इस वेक्टर को इसका डायरेक्शन और लेंथ बिना चेंज किए हुए यहां पे रख दो, जैसे ऐसे बन रहा है कुछ, ठीक। दिस इज माय बी वेक्टर। जब हम दो वेक्टर्स को उनकी टेल से ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये थीटा, राइट, इसको बोलेंगे हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सही है, इजी है। बस हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स को उनके टेल से ज्वाइन करना है विदाउट चेंजिंग देयर ओरिएंटेशन। वेक्टर को ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है, ऐसे उठा के यहां पे रख दो। इस वेक्टर को ऐसा का ऐसा उठा के यहां पे रख दो। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सही है, इजी कंसेप्ट है, राइट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। देखो ये चीजें अभी भी वेक्टर्स का बस इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, कि मैं मतलब कि वेक्टर्स के नोटेशंस क्या होते हैं, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में तो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें वेक्टर्स के बारे में, राइट। वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स का एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। बट देखो वो सब चीज़ें सीखने के लिए, जैसे अगर तुम्हें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखनी है तो पहले हमें ये सीखना ज़रूरी है कि दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे जाता है, किया कैसे जाता है, राइट। उनके बीच का एंगल कैसा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं एंगल के ऊपर। अच्छा, कैसे दे दूं, मैंने कोई एक रेफरेंस लाइन ले ली, है ना, ऐसी रेफरेंस लाइन ले ली और मैंने बोला कि ये मेरा कोई एक ए वेक्टर है, ऐसे, राइट। ये इस लाइन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ओके। और कोई दूसरा वेक्टर है ऐसे, रैंडमली रखा हुआ है ना, बट ये इस लाइन के साथ समथिंग 20 डिग्री बना रहा है ना, 20 डिग्रीज। तो हमें बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम बोलेंगे ओके, हम क्या करेंगे, उनको हम टेल से टेल को ज्वाइन कर देंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, राइट। ये था 30 डिग्री, ये था 20 डिग्री। मैंने क्या किया है, बस वेक्टर को पैरेलली उठा के यहां पे रख दिया, राइट। सिमिलरली इस वेक्टर को पैरेलली उठा के यहां पे रख दिया। तो दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर। तो मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया, 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री विच इज 50 डिग्री। ओके, सही है। अच्छा, और एक नोटेशन जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है ना। जब भी हम कोई वेक्टर का नाम लिख रहे होंगे, है ना, जब भी हम कोई वेक्टर का नाम लिख रहे होंगे, अगर हमें ऐसा कोई वेक्टर दिया है, इसको अच्छे से देखना है ना, थोड़ा सा यूज आएगा फिजिक्स में इसका। टेल का नाम क्या है, ए, हेड का नाम क्या है, बी। तो इसको हम हमेशा इस ऑर्डर में लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम ए बी वेक्टर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसा इंपॉर्टेंट है, मेरा वेक्टर ए से बी जा रहा है, ऐसा बताता है कि डायरेक्शन इसका ऐसा है, ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इस वेक्टर को ऐसा लिखता, ऐसा, तो लेट्स से कि दिस इज माय ए, दिस इज माय बी,
अगर सिचुएशन ऐसी होती तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलेंगे ये मेरा बी ए वेक्टर है, राइट? सही है। देखो ए बी वेक्टर यहां से यहां जा रहा है और बी ए वेक्टर यहां से यहां आ रहा है, तो हम पहले कौन सी टर्म लिखते हैं, पहले हम टेल वाला लिखेंगे, बाद में हम हेड वाला लिखेंगे। सही है, इजी है। और देखते हैं, इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम इसको देखते हैं, है ना। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, नेमिंग कैसे कर रहे हैं। अगर टेल से हेड ही जाना है हमें ऑलवेज, राइट। अगर इसको हम बी ए वेक्टर लिखेंगे तो उसका सेंस बदल जाता है। अगर इसकी नेमिंग हम गलती से बी ए वेक्टर कर देते तो उसका मतलब क्या होता है, इसकी नेमिंग अगर गलती से हम बी ए वेक्टर रखते हैं तो ये वाला वेक्टर नहीं होता, ये वाला वेक्टर होता है। लेकिन हमें पता है वेक्टर में सिर्फ ये वाली लेंथ मैटर नहीं करती, वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो भी मैटर करता है। एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है ये भी कि जब भी कभी हम ए से बी वेक्टर लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे इसको ए बी वेक्टर। चलो एक बार थोड़ी सी नोटेशंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं ना। बहुत इजी चैप्टर है, अगर समझ के करोगे तो कुछ पेन नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली अगर रोट लर्निंग को प्रमोट करते हो, थोड़ा सा रट्टा मारने की कोशिश करोगे, बिना समझे हुए सब चीज़ों को करोगे ना, ये चैप्टर थोड़ा सा पेन मारेगा, है ना। ओके, कोई एक ट्रायंगल दे देता हूँ मैं, है ना। उस ट्रायंगल में हम वेक्टर्स को नेम करते हैं। ये हेडिंग बदल दो यार, है ना। ये अभी ये नहीं चल रहा है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमने समझ लिया। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है, अगर उनके टेल से ज्वाइन कर दोगे तो उनके बीच में जो वेक्टर्स बनता है उसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर बनते हैं। तो मैं कुछ रैंडम डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो मुझे बताना कि इस वेक्टर का नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। देखो ये वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। इस वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया और इस वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब चलो जो ए बी साइड का वेक्टर है, मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला, इसको कैसे नेम करेंगे हम, इसको नेम करेंगे हम बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्यों करेंगे, यहां पे इसकी टेल है और यहां पे इसका हेड लाई कर रहा है। अच्छा, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, इस वेक्टर को हम लिखेंगे बी सी वेक्टर, राइट। सिमिलरली इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इस वेक्टर को लिखेंगे सी ए वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्या है, हम हमेशा जो पहला लेटर लिखेंगे वो टेल का होगा, जो आगे वाला लेटर होगा वो हेड का होना चाहिए। सही है, ओके, ये इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फील दिलाना चाहता हूं मैं वेक्टर्स के बारे में। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, पूरे यहां पे एक बार लिख लेता हूं और एक एक चीज को यहां पे समझाते जाऊंगा, है ना। वो थोड़ा सा बेटर वे, क्यों, तुम्हारे लिए नोट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ, फिर जब ये पूरे वेक्टर्स लिखे हो जाएंगे उनको एक बार यहाँ पे कंटिन्यू करना चालू कर दूंगा। सही है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने वेक्टर्स को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। क्या, बस इसमें देखो, अगर कोई भी तुम्हें वेक्टर को चेंज करना है, राइट, कोई भी वेक्टर को चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो जाता है। सही है, अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड बोलूं और 4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड बोलूं तो वो दोनों वेक्टर सेम है, राइट। और सेकेंड चेंज कैसे कर सकता हूं मैं, डायरेक्शन। अगर 2 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड बोलूं और 2 मीटर पर सेकेंड साउथवर्ड्स बोलूं तो ये दो वेक्टर्स भी अलग अलग है। तो इन्हीं टाइप से, राइट, कैसे कि तुम मैग्नीट्यूड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो, तो इसके हेल्प से हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिफाइन कर लिए। चलो एक एक चीज को यहाँ पे देखते थे। क्या है कि मैं लिखने में जो 15-20 सेकंड लगते उसको वीडियो के अंदर नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। ओके, इक्वल वेक्टर्स, है ना। इक्वल वेक्टर्स देखते हैं। दो वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, 2 इक्वल वेक्टर्स। लेट्स से कि कोई एक मेरा ए वेक्टर है ऐसे, है ना। अब मुझे इस वेक्टर के बराबर एक दूसरा वेक्टर बनाना चाहिए। वेक्टर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मुझे इसके जैसा एग्जैक्ट वेक्टर बनाना है तो मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इस वेक्टर के बराबर बनाना पड़ेगा और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी इस वेक्टर के बराबर बनेगा। मतलब देखो, ये बी वेक्टर है, राइट। तो जो मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ ए मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिनोट करता है, राइट। वो कितना होना चाहिए, वो मॉड ऑफ बी के बराबर होना चाहिए।
सही है, और साइन एट द सेम टाइम डायरेक्शन ऑफ ए है वो डायरेक्शन ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होने हैं, तुम सेपरेट सेपरेट हेडिंग डालना है ना, मैं तो इसको रब कर सकता हूँ। नोटबुक पे कैसे रब करोगे? तो नोटबुक पे सेपरेट सेपरेट हेडिंग डालना, मैं एक एक सेक्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब करते जाऊंगा। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल होने हैं तो क्या करना है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, साइमल्टेनियसली उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इजी है, सही है, ओके। ये हो गया इक्वल वेक्टर्स के बारे में। अब क्या देखें, पैरेलल वेक्टर्स। यार देखो यार, नाम से ही क्लियर है ना, अपना इक्वल वेक्टर हो गया। अब देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स नाम से ही क्लियर है कि जो दो वेक्टर्स राइट सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, हम इसमें मैग्नीट्यूड से कंसर्न नहीं करेंगे, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो या अलग हो, इससे हमें मैटर नहीं करता। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, मतलब हम क्या बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा बी वेक्टर पॉइंट करेगा। लेकिन क्या मैं बोलूं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए? कुछ भी हो ना, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तब भी चलेगा, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तब भी चलेगा। ओके, एक क्वेश्चन है ना, क्या इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं क्या? सोच के देखो जरा, इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? सेम डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या डिफरेंट हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वल वेक्टर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग रहता है ना, राइट? तो इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आया पैरेलल वेक्टर्स? ओके, अब देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो फिजिक्स में इनका इतना यूज नहीं आएगा, बट ये किताब में दिया हुआ है, क्या पता नीट पे सीधा वेक्टर्स पे क्वेश्चंस आ जाए। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल क्या होते हैं, कोलिनियर क्या होते हैं, है ना, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ओके, अब एंटी पैरेलल। देखो पैरेलल हमने देख लिया, एंटी मतलब उल्टा, एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल का उल्टा। अगर कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और दूसरा वेक्टर अगर उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है, राइट, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ए वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल है। अच्छा एक क्वेश्चन है ना, जो पैरेलल वेक्टर दे पैरेलल, उसमें एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा बताओ? देखो एक वेक्टर ऐसा था, दूसरा वेक्टर नीचे ड्रॉ किया था, अब हमें उसको टेल से टेल ज्वाइन करना है, मतलब यहाँ पे हो गया है ना, ये दूसरा वेक्टर ऐसा हो गया कुछ, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? तो पैरेलल वेक्टर में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री। सही है। अब एंटी पैरेलल में बताओ, एंटी पैरेलल मतलब क्या? पैरेलल का जस्ट उल्टा। अगर कोई वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उसका एंटी पैरेलल वेक्टर पॉइंट करता है। सही है, एंटी पैरेलल लेंगे। चलो ये पैरेलल के बीच का एंगल है ना 0 डिग्री। अच्छा एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? थोड़ा सोच के देखो। देखो एक वेक्टर मेरा ऐसा पॉइंट कर रहा है और दूसरा कैसे पॉइंट कर रहा है? ऐसा पॉइंट कर रहा है। अब इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल हो जाएगा इतना, राइट, इतना। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको 180 डिग्री बोलेंगे, या रेडियंस में कैसे बोलेंगे? इसको पाई रेडियंस बोलेंगे। सही है, इजी है। दिस इज एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। सही है, ओके। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर मतलब पता है क्या? कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा होगा ना 10th स्टैंडर्ड में, जो हमने कौन सा जो वो वाला होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला चैप्टर, क्या नाम है उसका यार, नाम कैसे भूल गया मैं। इसमें ऐसा होता है ना कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अगर वो एक ही लाइन में आते हैं तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सही है, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि जो ए बी सी अगर पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पे लाई करना होगा। ये एक्सिस हो नहीं हो तब भी चलेगा। अगर ए बी सी कोलिनियर है तो इनको एक लाइन पे लाइन करना पड़ेगा। अब सेम चीज क्या हम कोलिनियर वेक्टर्स के लिए बोल सकते हैं क्या? कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? जो वेक्टर्स एक लाइन में लाई करते हैं। लेट्स से कि कोई एक ऐसा वेक्टर है,
कोई एक ऐसा वेक्टर है, कोई एक ऐसा वेक्टर है। अगर ये तीनों वेक्टर एक लाइन में लाई कर रहे हैं, राइट, ये तीनों वेक्टर अगर एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो हम इनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। जो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन होती है ना, सिमिलरली हम कोलिनियर वेक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स है क्या? देखो, आप बोलोगे सर इसका तो टेल इस लाइन पे आ रहा है, सेम लाइन पे नहीं है ना, पूरा वेक्टर आना चाहिए तभी हम इनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। सही है, तो दीज आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स। इजी यार, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत है क्या? और नहीं है ना, एक लाइन पे लाई करते हैं तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। अब देखते हैं जीरो वेक्टर। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग मतलब नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, बट इसको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना। अच्छा, जीरो वेक्टर नाम से ही क्लियर है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अच्छा, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, गेस कर सकते हो क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि लेट्स से मैं यहां से इधर गया 2 मीटर पर सेकंड से, है ना, अब मैं बोल रहा हूं मुझे 0 मीटर पर सेकंड से जाना है, क्या 0 मीटर पर सेकंड का कोई वेक्टर का हम एरो तो नहीं बना सकते क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 है? क्या इसका डायरेक्शन शो कर सकते हो क्या? 0 मीटर पर सेकंड नहीं, राइट। 0 हमें एक पॉइंट डिनोट करता है, पॉइंट, और पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एरो का डायरेक्शन हो सकता है बट पॉइंट का डायरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। स्पेसिफाइड, ओके, डजंट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन, है ना, डजंट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, नोट कर लेना। तो हमें ऐसा बोला जा सकता है कि क्या आपके पास ऐसा कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ही नहीं हो सकता, मतलब स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर हो उसे हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। आगे फिजिक्स में इतना काम नहीं आएगा, बट मैंने बोला ना कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कहीं पे पूछा जा सकता है। सही है, तो जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना। मैं बोल रहा हूँ ना कोप्लेनर वेक्टर, मैं इसकी हेडिंग भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, स्टार करके डाल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में थोड़ा सा परेशान करेगा हमें, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तब तो बहुत बहुत परेशान करेगा। कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, पहले इस कोप्लेनर वर्ड को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखते हैं। कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में होते हैं ना, सेम प्लेन वाले वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब सेम प्लेन वाले वेक्टर्स। अब समझते प्लेन क्या होता है। प्लेन, है ना, देखो ये बोर्ड एक प्लेन है। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो क्या ये दोनों वेक्टर मेरे इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन अगर मैं कोई एक तीसरा वेक्टर ऐसे ले लेता हूं तो क्या ये मेरे बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है क्या? देखो ये वेक्टर तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये प्लेन में इसका रहा है, मतलब ये इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये तीसरा वेक्टर मैंने ऐसे बना, देखो अब यार मैं 3D कैसे ड्रॉ करके बताऊं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। एक मेरा पेन है, कुछ ऐसा वेक्टर बना रहा है ना। देखो वेक्टर का डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। ये दो वेक्टर तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, कि ये जो वाला वेक्टर है इस प्लेन में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट। ये इस प्लेन से थोड़ा सा बाहर है। चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं। देखो कोई भी अगर प्लेन है ना, प्लेन वो ऐसा एक फ्लैट सरफेस होता है ना, उसको बोलेंगे हम प्लेन। अगर कोई दो वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक वेक्टर ऐसा है ना, कोई एक वेक्टर ऐसा है, कोई एक वेक्टर ऐसा है, मतलब टिल्टेड व्यू है, और उन दो वेक्टर से मैं एक प्लेन ऐसा कॉमन पास कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा वो दोनों वेक्टर्स एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। बट और एक मैं फैक्ट बताता हूं, आप हमें कोई भी दो वेक्टर्स दे दो,
दो वेक्टर्स हमेशा कोई भी एक कॉमन प्लेन में लाई कर सकते हैं। अगर हमें 3 वेक्टर दिए जाते हैं, राइट, 3 वेक्टर, तो वो एक प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखते हैं कैसे, है ना। अभी बस प्लेन की डेफिनेशन होता है क्या एक पेपर एक प्लेन है, राइट। तो अभी मैंने अगर पेपर को ऐसे रख दिया तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो 2 वेक्टर्स है इस प्लेन में लाई कर रही है, ये वाले पेपर में। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके रख दूं, है ना, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके रखा और यहां पे एक वेक्टर अज्यूम कर रहा हूं मैं इस प्लेन में, क्या ये बोर्ड का प्लेन और सेम ये जो पेपर का प्लेन है, ये दोनों प्लेन सेम है क्या? नहीं है, राइट। तो जो तीसरा वेक्टर अगर इस प्लेन में कहीं लाई करता है तो हम बोलेंगे ये वेक्टर और ये जो तीसरा वेक्टर है वो सेम प्लेन में नहीं है। सही है। प्लेन समझ में आया। प्लेन मतलब कोई भी एक फ्लैट सरफेस, उसको तो हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। देखो इसके परपेंडिकुलर रख सकते हैं, इसको कोई एक एंगल पर रख सकते हैं, इसके साथ ऐसा कोई टेढ़ा रख सकते हैं, राइट। तो प्लेन तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई 3 वेक्टर्स सेम प्लेन में आ रहे हैं, राइट, कि मतलब अगर कोई एक तीसरा वेक्टर ऐसे डाल दूं और उसको इसी प्लेन में रख दूं तो हम बोलेंगे ये कोप्लेनर है। और उसी अगर प्लेन को मैं ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ये मेरा तीसरा वाला वेक्टर है, तो हम बोलेंगे अब ये दो वेक्टर्स जिस प्लेन में थे उस प्लेन में अब ये तीसरा वाला वेक्टर नहीं रहा, राइट। थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जहां पे प्लेन भी मैटर करेगा हमें, राइट, कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी हुई है वो कौन से प्लेन में मैटर करती है। एक टॉर्क बोल के चीज पढ़ेंगे हम, है ना, टॉर्क बोल के, वो इस विजुअलाइजेशन में काफी हेल्प करेगी हमें, है ना, कि क्या सेम प्लेन में चीजें आ रही है नहीं आ रही है। प्लेन समझ में आया, है ना। ओके, अब प्लेन के ऊपर एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। कोप्लेनर सेम प्लेन वाले वेक्टर्स, क्या कोई भी 2 वेक्टर्स तुम ड्रॉ करो ऐसे हवा में कैसे भी, है ना, 2 वेक्टर्स कोई भी हवा में, है ना, कैसे भी, एक ऐसा और एक ऐसा, तुम हमेशा 2 वेक्टर में से एक कॉमन प्लेन कोई भी 2 वेक्टर में से निकाल सकते हो। मतलब कि कोई भी 2 वेक्टर्स हमें अगर दिए होंगे, है ना, कैसे भी डायरेक्शन में लो, यहां पे एक ले लो, एक ऐसा वाला ले लो, तो हमें एक ऐसा प्लेन मिलेगा जो इन दोनों से पास कर रहा है, राइट। तो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। एक प्रॉपर्टी क्या मिल रही है हमें, 2 वेक्टर्स, ओनली 2, है ना, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। मतलब अगर हमें सिर्फ 2 वेक्टर्स दिए जाएंगे तो हम ये कोप्लेनर वाला तो कंसेप्ट ही नहीं बनता, बट एक प्लेन में हमें लाई कर सकते हैं ना। 2 वेक्टर्स को हमेशा 2 वेक्टर से पासिंग एक प्लेन हमेशा निकाल सकते हैं। तुम 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो, समझ में आ जाएगा। क्या करना, 2 पेन लेना, उनको कोई भी ओरिएंटेशन में पास कर देना, फिर एक पेपर लेना और देखना कि क्या उन पेपर में से ये प्लेन पास होता है कि नहीं होता है। ओके, सही है। चलो, क्या 3 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर हो सकते हैं क्या? 3 वेक्टर्स क्या होता है, मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, राइट। कैसे? जैसे मैंने एक वेक्टर ऐसे ले लिया, दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिया, ये तो मेरे एक प्लेन में हो गए, और तीसरा वेक्टर मैंने कोई ऐसा ले लिया। क्या एक प्लेन एक पेपर से पास हो रहे क्या तीनों वेक्टर्स? नहीं हो रहे, राइट। अगर एक पेपर से पास नहीं हो रहे मतलब मेरे ये जो 3 वेक्टर्स है वो कोप्लेनर नहीं है। या साइमल्टेनियसली अगर मैं तीसरा वेक्टर ऐसा डाल दूं तो ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो सेम चीज क्या मैं 4, 5, 6 n वेक्टर्स के लिए बोल सकता हूं क्या n वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कब नहीं होंगे? अगर कोई हमें 5 वेक्टर्स दिए, 4 वेक्टर भी एक प्लेन में आते और जो 5वां वेक्टर है वो प्लेन से बाहर चला जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके 4 वेक्टर्स तो कोप्लेनर है, लेकिन जो 5th वेक्टर है इट इज नॉट कोप्लेनर विद अदर वेक्टर्स। इजी है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड इसलिए किया है, बाद में परेशान करेगा। ओके, कोप्लेनर वेक्टर जब बाद में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तब भी मैं अच्छा विजुअलाइज करके दे दूंगा तब भी, बट अभी थोड़ा सा सीखना चालू कर दो कि विजुअलाइजेशन कैसे होता है। तो मतलब धीरे धीरे सीखेंगे ना हम, एक साथ तो नहीं सीख सकते कि यार विजुअलाइजेशन एकदम से कैसे आ जाएगा, मैं बोलूंगा ऐसा हो गया और तुम बोलोगे सर हमें नहीं आया, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा धीरे धीरे लर्निंग होती है, बट जो चीजें दी है उसको समझने की कोशिश तो कर लो एटलीस्ट। ओके, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर लास्ट, है ना, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है उसमें से निगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखते हैं। चलो, इसको नहीं लिखता। अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा, मैंने ऐसा कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, राइट,
कि मैं बोलूँगा मुझे यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ना है, राइट। अब दूसरा बंदा बोला कि मुझे 2 मीटर पर सेकंड ऐसे दौड़ना है, सही है। तो हमने क्या डिसाइड किया, हम बोलेंगे कि अगर कोई इस पॉजिटिव x डायरेक्शन में दौड़ रहा है ना, इधर पॉजिटिव x इधर निगेटिव x, अगर कोई पॉजिटिव x डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड, राइट। और कोई निगेटिव x डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे इट इज रनिंग विथ -2 मीटर पर सेकंड, राइट। इसी को हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर हमें a दिया हुआ है, राइट, अगर कोई हमें वेक्टर a दिया हुआ है, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर ऐसा हो जाता है, दिस इज -a वेक्टर। ओके, इजी है। अगर कोई भी वेक्टर को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, बस उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है, मेरा मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। देखो 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड दोनों सेम है, यहां पे भी मैग्नीट्यूड 2 है, यहां पे भी मैग्नीट्यूड 2 है, बस मेरा डायरेक्शन बदल गया। सही है, इजी है ना, बहुत इजी है। चलो एक एग्जांपल कराता हूं इसको। अच्छा, और एक इसका यूज बताता हूं जो हम थोड़ा सा यूज करेंगे। कोई अगर हमें, मैंने क्या बोला था, अगर हमें ऐसा कोई एक वेक्टर दिया है, इसका a और b नेमिंग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a b वेक्टर, राइट। सिमिलरली अगर मैंने सेम मैग्नीट्यूड का, राइट, बस मैंने डायरेक्शन बदल दिया, ऐसा b और एक ऐसा a रख दिया, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इस वेक्टर को लिखता था मैं ba वेक्टर। अगर मॉड ऑफ ab और मॉड ऑफ ba सेम है, राइट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा ab वेक्टर है इट इज नथिंग बट अ निगेटिव ऑफ ba वेक्टर। क्या हो जाता है, कोई भी चीज को, अगर कोई भी वेक्टर को हम -1 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। बट हमें पता है अगर हम नेमिंग ऐसे करेंगे तो इसको हम ba वेक्टर लिख सकते हैं। अगर मैं ba वेक्टर ऐसा है, राइट, ba वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वेक्टर ऐसा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ab के वेक्टर के बराबर सेम है, इसका डायरेक्शन भी ab के बराबर सेम है, तो क्या जो मेरा माइनस ऑफ ba वेक्टर है, माइनस ऑफ ba वेक्टर ab के बराबर हो जाएगा। सही है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। चलो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, देखो दो ही चीजें जो वेक्टर में हमें परेशान कर दिया है ना, कि वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है और वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है। ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर वाला समझ आया ना, ओके। उसका एग्जांपल करते हैं। देखो दो ट्रायंगल दिए है ना, इनकी मैं नेमिंग कर रहा हूँ ए बी सी। ये वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ये वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ये वेक्टर ऐसा दिया हुआ है। चलो नेम करो फटाक से। ये वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर, राइट। ये वेक्टर क्या होगा, बी सी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या होगा, सी ए वेक्टर। सही है, इजी है। अब क्या करो, बस हर एक एरो का उल्टा डायरेक्शन कर दो, और मैं सेम ट्रायंगल को यहां पे लिख रहा हूं, है ना। मैंने क्या कर दिया, हर एक एरो का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। देखो ये यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ओके। ये यहाँ पे था, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये यहाँ पे था तो इसको ऐसा कर दिया। समझ रहे हो, बस मैंने डायरेक्शन चेंज किया है, ए बी सी। अच्छा ये तो बी ए वेक्टर था, यहाँ पे वेक्टर क्या लिखेंगे हम इसको, ए बी वेक्टर, राइट। क्यों, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये कितना है, ये बी सी था तो इसको मैं सी भी लिख दूँ क्या, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए सी वेक्टर हो गया। अब हम रिलेशन देखते हैं। देखो मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, क्यों, तो ट्रायंगल की लेंथ नहीं बदल रही है, बस मैंने उनके डायरेक्शंस रिवर्स कर दिए। क्या मैं ऐसा रिलेशन लिख दूं क्या, जो मेरा बी ए वेक्टर है वो माइनस ए बी वेक्टर है, सही है। मेरा बी सी वेक्टर है इट इज माइनस सी बी वेक्टर, और जो मेरा सी ए वेक्टर है वो मेरा माइनस ए सी वेक्टर। बहुत इजी है। इसमें एक कोप्लेनर वाला इंपॉर्टेंट था, नेगेटिव वेक्टर वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो मैंने समझा के बताई है ना। देखो बहुत सारी चीजें तो बस नाम से ही क्लियर हो जाती है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो वेक्टर का भी हमने देखा कि जिसका कोई मैग्नीट्यूड 0 है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में आने वाले। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल का जस्ट अपोजिट, राइट। पैरेलल मतलब जिनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इनके बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। इक्वल वेक्टर मतलब
जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा, दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। आज के लेक्चर के लिए काफ़ी पढ़ा लिया है ना। तो वेक्टर को अच्छे से फॉलो करना, मैं डीपीपीज अपलोड करना चालू कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, है ना, क्योंकि अभी इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है कि जिस पे क्वेश्चन बनाए जा सके। और कुछ मिलते तो मैं डाल दूंगा, है ना। बट वेक्टर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। कोई अगर तुम्हारा मेन टॉपिक भी छूट जाता है तो चलता है, लेकिन अगर वेक्टर छूट गया ना, कम से कम तुम्हारे 15 से 20 चैप्टर डिफिकल्ट फील होंगे, है ना। वेक्टर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। वेक्टर अगर तुम्हारा उड़ गया, मतलब वेक्टर अगर समझ में नहीं आया, तो मैकेनिक्स तो भूल ही जाना, है ना। मैकेनिक्स में तो फील ही नहीं आएगी, फिर बस फॉर्मूले देख लेना, कुछ चीजें विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, चीजें कैसे हो रही है, कैलकुलेशन कैसे हो रहे हैं वो समझ नहीं पाओगे। वेक्टर्स को अच्छे से करना है, मैं प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा इसमें, है ना। इसमें 200-250 क्वेश्चंस करेंगे अपन टोटल। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट।